हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और अभी पिछले कुछ दिनों 2026 की गुड़गांव की बिगेस्ट लॉन्चिंग हुई है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बातें की जा रही हैं। और बिगेस्ट लॉन्चिंग मैं किसी वैल्यू के हिसाब से नहीं कह रहा, प्रोजेक्ट की वजह से नहीं कह रहा, और ना ही लोकेशन की वजह से, और ना ही बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। तो फिर मैं इसे बिगेस्ट लॉन्चिंग क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, इस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा बातें हुई हैं। अभी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, आपको मज़ा आएगा। मैं कोई ना फेयर में बोल रहा हूँ, ना अपोज कर रहा हूँ, ना ही मैं इसके बारे में ज़बरदस्ती का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रखने वाला हूँ, बट जो हैं वो रखने वाला हूँ। आपको मज़ा आएगा। प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि अभी लॉन्च हो गया ख़त्म हो गया। 150 एकड़ के आसपास है, अभी और भी इसमें आने हैं, न्यू फेसेस भी आने हैं, और इस लोकेशन भी में भी और प्रोजेक्ट आने हैं, और साथ के साथ और भी बिल्डर हैं जो इस तरह की जब एमडीएम करता है तो उसके पीछे उसको फॉलो जरूर करते हैं। तो प्रोजेक्ट को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम नहीं किया, ना ही मैंने किसी अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया। वजह बहुत सारी थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि जो इसका प्राइस जहां से स्टार्ट हुआ, और वहां पे डीएलएफ जैसे बिल्डर के प्रोजेक्ट भी हैं जो 7, 7.5, 8 हजार रुपए में ट्रांजेक्शन हो रही है दबा के, और इस प्रोजेक्ट की वजह से उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। नहीं तो जब कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, जब अच्छे रेट में लॉन्च होता है, तो पहले वाले प्रोजेक्ट के रीसेल वैल्यू अपने आप बढ़ती है। लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ा? आप जानते हो, क्योंकि वो मैच्योर क्लाइंट्स हैं, सेलर भी एंड बायर भी। तो यहां पे कौन से क्लाइंट थे? मैं तो मैच्योर नहीं कह सकता, क्योंकि सबको ये वादा किया गया था कि हम आपको यहां से एग्जिट दिलाएंगे। आपको यदि मुझे ये कहे कि ऐसे कौन कौन से बिल्डर हैं जिसमें एग्जिट दिलाना सबसे बड़ा मुश्किल होता है, मेरा ये भी एक रीजन था यहां पे काम ना करने का। क्योंकि भाई मैं हमेशा जिस भी क्लाइंट को एक बार हाथ में लेता हूं, जिसकी फाइल उठाता हूं, मुझे उसे एग्जिट दिलाना होता है, फ्रेश बुकिंग में भी एंड एग्जिट में भी। मैं उसका साथ नहीं छोड़ता, और यहां पर मुझे लग रहा था भाई साथ छोड़ना पड़ेगा यहां पे काम करेंगे तो। प्राइस सबसे बड़ी वजह है। आप क्या बना कर दे रहे हो मुझे समझ में नहीं आता। मैं दूसरे बिल्डर्स के कंपेयर ही नहीं कर रहा, मैं डीएलएफ से कंपेयर कर रहा हूं। चलो उसे थोड़ा अच्छा बना दोगे। और दूसरी बात, जो बातें की जा रही हैं कि ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा, मैं मानता हूं कि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। स्टार्टिंग के तो 2-3 प्रोजेक्ट हैं इनके, वो कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों मिला के। उसके बाद कितने प्रोजेक्ट में एग्जिट मिला है, कोई बता सकता है? एग्जिट छोड़िए आप, रही बात, मैं जब स्टार्टिंग में जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च होता है, रील चल रही है, एक के बाद स्टेटस चल रहे हैं, जिसके मैं देख रहा हूं वही। अब भाई मैं पार्टी में नहीं जाता, मुझे स्टेटस ही देके काम चलाना पड़ता है, क्योंकि मैं जिस बिल्डर के साथ काम नहीं करता तो मुझे चाहे 50 बार बुलाओ अगला बंदा, मैं नहीं जाता। तो इसलिए पहले जिसका नमक खाना है, पहले ही देख लो कि ये बंदा सही है। ऐसा कुछ है ही नहीं इसके बारे में नेगेटिव कि हमें छुपाना पड़े। तो अपन तो नमक भी सोच समझ कर खाते हैं। चलो वो बात अपनी रह गई, हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। उसके बाद मैं स्टेटस देख रहा था, पहले तो पार्टी पार्टी पार्टी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए। जरूरी नहीं होता कि भाई कई बार कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ समझने के लिए जाते हैं कि चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं, और कुछ लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए भी जाते हैं। बट मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, ना ही गलत कह रहा हूँ। जो वादा किया गया, आप आज एक घर खरीदो अपने लिए, वहां पे प्रॉमिस किया जाता है स्टेज पर खड़े होकर, और मुझे आप दे जाओ 25,000 रुपए में प्रोजेक्ट लॉन्च होने के, डिलीवर होने के बाद। और हर कहीं मैं हर स्टेटस में वही देख रहा हूं, हर किसी के फोन के स्टेटस में यही देख रहा हूं। और उसके बाद अरे भाई, मुझे जिस तरीके से बोला गया, बिल्कुल एक मूवी याद आ गई। कौन सी वो महारानी थी, शिवगामी शायद, वो भी वचन देती है और वचन ही है मेरा शासन। भाई वो भी वचन नहीं निभा पाई, अपने बेटे को बहू वो भी नहीं दिला पाई। यहाँ तो रिटर्न देने की बात आ रही है, बहू दिलाना बड़ा आसान है, महारानी है वो। यहाँ पे मार्केट है, पूरा मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट क्या सोचती है। यहाँ पे हजारों लोगों के बीच डिसीजन लेना होता है। मैं मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि यार इसका 4 गुना 5 गुना हो जाए, मेरा नाम बनेगा, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम है उसको बनाकर देना, उसके बाद वो डिसाइड करेगी मार्केट। और मार्केट किसी एक बंदे के हिसाब से नहीं चलती, और मेरा कोई उनसे दुश्मनी भी नहीं है भाई। अच्छा प्रोजेक्ट जिस दिन आएगा, सबसे पहले आगे मैं खड़ा हूंगा करने के लिए, जो मुझे लगेगा भाई होगा अच्छा। सबके लिए अपना अलग अलग है, लेकिन मैं अपने व्यू शेयर कर रहा हूं, मुझे क्या लगा। मैं घूमने गया, देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने मास्क लगा रखा था, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं गया, बहुत सारे लोग आते हैं, कैचर आए। मैंने मास्क पहले लगा के रखता हूँ, क्योंकि वैसे मुझे सब पहचानते हैं लगभग इंडस्ट्री में। तो आते हैं कि सर ये प्रोजेक्ट है, ऐसा है, वो है। मगर तुम्हारी बस की बात नहीं है, अपने सीनियर को लेकर आओ। बोले सर अंदर आ जाओ। नहीं, मैं बाहर उनको बुला कर ले आओ।
प्रोजेक्ट समझा देंगे, समझ में आएगा, मैं खरीद लूंगा। और दो अच्छे इंटेलिजेंट लड़के दिख रहे थे मुझे। बोले सर ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने सब कुछ बताया, आपके लिए सबवेंशन प्लान बहुत बड़ा फायदा है। मैंने कहा कि तो बोले सर सबवेंशन प्लान ये है, वो किस टाइप की सबवेंशन प्लान है मुझे ये बताइए। तो एक था वो तो कुछ नहीं बोल पाया, वो तो पहले ही चुप हो गया। फिर एक बंदा और देख रहा था उनको, शायद उनका सीनियर था, वो आता है, बोले सर सबवेंशन प्लान ये बिल्डर सबवेंशन प्लान है। उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया कि सर बिल्डर बैंक के साथ टाई अप करता है तो बायर का तो कोई रिस्क ही नहीं रह जाता, 0% रिस्क है। मगर ओके, मगर आपको पता है डील होती है बैंक की तो ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनता है। बोला हाँ सर, वो सुन रहा था मेरी, मैं जब भी बोल रहा था। तो जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है उसमें दो चीजें होती हैं, एक क्लोज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लोज होता है, एक टाइम पीरियड तक, यानी कि इस डेट तक आपको पोजीशन देनी है, और यदि आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो बैंक उसमें बिल्डर को नहीं पकड़ेगा, उसमें बायर को पकड़ेगा। और एक होती है बिल्डर को पकड़ेगा। बिल्डर को जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस क्लोज में बिल्डर की होती है वो बहुत कम डील होती हैं, मैक्सिमम होती हैं कि बैंक चाहता है कि हम आपसे भी वो ले सकते हैं और बायर से भी ले सकते हैं। तो यहां पर आप जानते हैं कौन सी डील है, किस टाइप की डील हुई है। हाँ, वो थोड़ी देर तो कुछ सेकंड रुका, उसको समझ में नहीं आया, कॉल मिलाया, कुछ नहीं किया, और उसके बाद बोलता है कि सर ये वही है, मतलब इसमें बायर के ऊपर कोई बात नहीं आएगी। मैंने कहा दिखा सकते हो आप, या आपने स्टडी की है? बोले सर स्टडी नहीं की, मेरे सीनियर बोल रहे हैं। सीनियर ने स्टडी की है। बोले सर ये तो मतलब वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे मैं कुछ चाइनीज लैंग्वेज में उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो हर चीज़ में हाँ भर रहे हो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है और बिल्कुल यही है। जो कुछ भी बोल दो कि ये अच्छा है ये बुरा है, कौन सा है ये जी, ये अच्छे वाला है, क्या है वो नहीं पता। तो मुझे यही समझ में आया। अब मुझसे आप पूछते हो कि कौन से, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मुझे प्रोजेक्ट करना ही नहीं था तो मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा। मैं क्यों करूंगा अभी बैंक से डॉक्यूमेंट्स उठा के स्टडी और कुछ क्यों करना है मुझे, जब मुझे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना तो मुझे क्यों करना है, मुझे नहीं करना था। लेकिन उसके बाद ये इसलिए काम आ रहे हैं, ये इतने काम की बातें आपको कोई नहीं बताएगा भैया। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाना, इतनी गहराई से बात करना मुझे नहीं लगता कोई करता होगा, क्योंकि ज़्यादातर 99% तो आप लोग जानते हैं रियल एस्टेट में यही होता है कि भाई सेल करना सेल करना सेल करना, इससे ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं होता। स्टडी तो छोड़ो, स्टडी किए हुए अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है मेरे सबसे बड़े डाउट की। इसके बाद थर्ड आता है कि सबवेंशन प्लान, चलो ठीक है, अच्छा है, हो गया, लेकिन बिल्डर ने वो अपफ्रंट अमाउंट, सबवेंशन प्लान में बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें बिल्डर देखा जाता है। अब बहुत सारे बिल्डर होते हैं कि लगभग अमाउंट अपफ्रंट उठा लेते हैं। डील किस टाइप से हुई है बैंक से, और बैंक को डील करना, बैंक को छोड़िए, उनके कर्मचारियों को डील करना, उनके एम्प्लॉयज को डील करना, वो कुछ एक बिल्डर को इतना जबरदस्त आता है कि डील क्या हुई है उसमें भी आगे पीछे वो लोग करा देते हैं। यानी कि पेमेंट आनी है टुकड़ों में और मिल जाती है अपफ्रंट। वो कुछ डील भी होती हैं ऐसी। सबवेंशन इतने आसान नहीं है समझना, उसको देखना, उसको पढ़ना, उसको स्टडी करके फिर क्लाइंट को सजेस्ट करना, ये बहुत जरूरी होता है। अब इसमें क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है मैं इतना नहीं जानता, क्योंकि मैंने स्टडी नहीं की, मैं फिर से बता रहा हूं। बट इसमें जो मुझे अंदेशा है मैं आपको बता रहा हूं कि शायद ऐसा हुआ होगा। आपने जिसके साथ काम किया है आप उनसे पूछ कर देखिए। एक सबसे बड़ा फायदा जो बताया जा रहा है, जैसे अच्छे बिल्डर हैं उनके रेट यदि कोई बताया जाता है, क्लाइंट बताता है कि भाई इस बिल्डर का यार रेट ये चल रहा है, जैसे मैंने बताया आपको डीएलएफ के एक प्रोजेक्ट का नाम लेकर, तो कोई भी क्लाइंट है जितना भी उनको पता है वो बताते हैं कि यार इतना रीसेल में चल रहा है, आप इस रेट पे क्यों लेकर आ रहे हो, किस तरीके से मुझे एग्जिट दिलाओगे। तो उनका आंसर यही होता है कि जी वो है एक सोसाइटी और ये है एक टाउनशिप, और बहुत सारे टाउनशिप के बेनिफिट्स गिना दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं। और रियल ही टाउनशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो अंदर का एक इकोसिस्टम बनता है, अंदर एक वाइब्स बनती हैं, वो रियल में बहुत स्ट्रांग होती हैं। बट आप एप्रिसिएशन लेना चाह रहे हैं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, तो आप ये देखिएगा सर कि यदि आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया फर्स्ट फेज वाला, और सेकंड फेज पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, फिर थर्ड फेज पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, फोर्थ फेज पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपका जो ये सोसाइटी है ना, नहीं सॉरी, जो टाउनशिप है, वो बनने में कितना टाइम लगेगा, और जब तक नहीं बन पाएगी आप भूल जाओ कि एक बहुत अच्छा एग्जिट आपको मिलने वाला है। ये कोई नहीं बताएगा और कोई नहीं समझाएगा। हमने तो देखा है सर, हमने तो काम किया है, बहुत सारी टाउनशिप्स में भी काम किया है और सब कुछ फेस भी किया है। स्टार्टिंग में हमें भी नहीं पता था, इन्हीं बिल्डर से, इन्हीं क्लाइंट से सब कुछ इन्हीं से सीखा है, कुछ अलग से स्टडी करके नहीं आए। और बुक्स में ऐसी कोई स्टडी है भी नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये तो भाई जब ग्राउंड में उतरते हैं ना
तब पता लगता है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे उस टाइम पे भी, न्यू गुड़गांव के कुछ प्रोजेक्ट्स इनके हैं, उन पर वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो यही बिल्डर पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमें वादा क्या किया गया था और मिल क्या रहा है। तो ये प्रॉब्लम यदि यहाँ भी आई, देखिए बहुत सारे बिल्डर होते हैं, आरोप बहुत सारे बिल्डर पे लगते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि कुछ सपने हैं वो बिल्डर दिखा देते हैं, उसके बाद और बड़े सपने उनको बढ़ा चढ़ाकर फिर जो ब्रोकर हैं वो कर देते हैं। तो क्लाइंट की जो बायर की एक्सपेक्टेशंस है ना वो आसमान पे होती हैं, और जब घर बन के रेडी होता है तो यदि उसके आसपास नहीं होती तो वो गुस्सा सीधा बिल्डर पर निकलता है। ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं भी यही कहता हूँ भाई जितनी उम्मीदें, जितनी बातें बताई गई हैं उसका 80-90% तक बिल्डर पहुंच जाता है। आप खुश हो जाओ कि आपको वो प्रोजेक्ट मिला है। तो ऐसे जात बहुत सारे अच्छे बिल्डर हैं, मैं उन पे ही काम करता हूँ। और जिस बिल्डर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और मिलता है उसका आधा, तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। अब यहाँ पर मैं मार्केटिंग के जो तरीके हैं, जो स्ट्रेटेजीज हैं, उन पर मैं उंगली बिल्कुल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि वो हर एक बिल्डर का या हर एक सेलर का भाई अधिकार है, उसके राइट्स हैं, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपने प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से सेल करे। बट बायर के भी अपने राइट्स हैं कि जब खरीदना है तो उसे पूरी तरीके से समझ के खरीदे। अब कुछ लोग कह देते हैं भाई ये ब्रोकरों ने उठा लिया, ये उठा लिया, वो उठा लिया। मैं इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत सारी यूनिट रियल में सेल होती हैं, और मैं आपको सबसे बड़े बताऊं, इनका सबसे बड़ा शिकार आज का जेनजी होता है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट से बात करता हूं मैं, कुछ जो इस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, भाई आपको किसने मजबूर किया इसको खरीदने में, इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसमें तो ये प्रॉब्लम्स हैं और ये चीजें हैं, आपको नहीं बताया गया। बोले हाँ सर ये तो नहीं, ये तो बातें नहीं हुई। मैं जब उनको समझता हूं, मैं बहुत ज्यादातर क्लाइंट्स के साथ बता देता हूं, सर आपके बच्चे जैन जी होंगे, उन्होंने आपको बहुत प्रेशराइज किया होगा कि पापा यही खरीदना है, खरीदना है। तो न्यू जनरेशन है, वो पहले वाली जनरेशन से हो सकता है बहुत सारी चीजों में एडवांस हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सीखने में उन्हें बहुत ज्यादा टाइम अभी लगने वाला है। और रियल स्टेट कभी भी एक फोन खरीदने की तरह नहीं है, कोई गैजेट्स खरीदने की तरह नहीं है कि आपने उसमें कुछ देखा कि इसमें ये अपग्रेड हुआ है, इसमें ये है, इसमें वो है, कंपेरिजन किया और खरीद लिया। इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, और वो वही बंदा बता सकता है जिसको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और वही अच्छे से खरीद सकता है जिसको अपनी एज का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मिलकर और समझकर प्रॉपर्टी खरीदें। बहुत सारे इसमें ऐसे डाउट्स थे जो आपको समझने चाहिए थे। मैं बात इसमें और भी ज़्यादा कर सकता हूँ कि बिल्डर ने क्या किया होगा, किस तरीके से किया होगा, कैसे फ़ायदा उठाया होगा, मैं उन तक नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम घर खरीद रहे हैं, हमें उतना ही सोचना चाहिए कि हमें कितना फायदा होगा, हमें कितना लॉस होगा, बिल्डर को कितना फायदा हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हमें क्या मतलब उस चीज का। बाकी पूरी वैल्यूएशन के साथ मैं एक एक्सेल में आपको समझा सकता हूं वो सारी चीजें, बट उसका कोई यहां पर बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व यह है कि हमें किसी प्रोजेक्ट को समझना। तो इस टाइप के जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उन्हें समझें। और आज की एक केस स्टडी मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा, आप यदि घर खरीद रहे हैं और इस टाइप के प्रोजेक्ट आएंगे तो उनको समझने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और ये वीडियो हेल्प करेगा उसमें। और इस तरीके के वीडियो, कुछ केस स्टडीज, कुछ रिव्यूज, जो रियल रिव्यूज हैं, यदि आपको देखने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना उन तक जिनकी हेल्प हो सकती है, जिनको कुछ हद तक यदि 10% भी गाइड कर सकता है, तो मैं मानता हूं कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। बस आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट टाइम इस केस स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप पार्ट 2 लिखें कमेंट्स में, तो मैं बहुत सारी इसकी टोटल वैल्यूएशन के साथ क्या आपका फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जो खरीदने से पहले हम समझ नहीं पाए, क्योंकि M3M की डील समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो चलिए उसके लिए आप लिखें पार्ट 2, मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।